सीट बंटवारे का दौर चला, सीट किसको कितनी सीट मिलेगी, इस पे बड़ी चर्चा हो रही है। ये अलग बात है कि हम आपके साथ बैठे हैं तो सवाल तो आप हमसे करिएगा कांग्रेस इस बार कितने सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है? कि नंबर तो बताना उचित नहीं होगा। पप्पू यादव ने अपनी पूरी पार्टी आपकी पार्टी में शामिल कर दिया, पूर्णिया से उनको आप टिकट नहीं दे पाए। कि जो सवाल आपका है वो हमें तो हमारे सवाल से मैच नहीं खा रहा है। इस बार क्या है? इस बार भी किसी के दबाव में है या फिर एकदम फ्रंट फुट पे हैं आप? देखिए, ये मीडिया का डिस्कशन का विषय नहीं। हम लोग लोकतांत्रिक तरीका से अपने फैसले लेते हैं। ये दलों का मिलन है या दिलों का भी मिलन है? हमेशा इन सवालों के उलझन में जो है आप लोग डालते हैं। यही मैं जानना, क्या तेजस्वी का नाम स्वीकार नहीं करने के पीछे यही वजह है क्या? आप इससे लिंक नहीं कर सकते। जनता इस बात को समझती है या फिर वाकई में हालात थोड़े से चुनौतीपूर्ण तो हो गए हैं? देश चाहे जितना भी कह ले तो मैं अपने पिता के छवि के तौर पे देखता हूँ। वो है माथी पर, इसलिए कि कई चीज मेरे पिता जैसे उनको मिलते हैं कि जब बैठेंगे तो एक बार जब उनके गाड़ी में बैठिएगा तो पीछे मुड़ के देखेंगे कौन बैठा, कहाँ बैठा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज हमारे साथ है बिहार कांग्रेस की कमान संभाल रहे पीसीसी चीफ राजेश राम जी। आपको भी और आपके पूरे टीम को, आपके चैनल को मेरे तरफ से शुभकामनाएं कि आपने अप्रोच किया, मुझे अवसर दिया, उसके लिए भी आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बिहार चुनाव में वोटिंग में करीब 1.5 महीने का वक्त बचा है, तो अभी फिलहाल वर्तमान में आप अपनी पार्टी को कहाँ पाते हैं? क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पिटारा खोल दिया है, महिलाओं को 10,000 दे रहे हैं, बुजुर्गों को 1,000 दे रहे हैं, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए हैं, इतना फ्री चल रहा है कि जनता जो है फिर क्यों महागठबंधन को अपनाए, क्यों चुने? देखिए, दो सवाल आपका आया। पहला तो कि आप कहाँ पाते हैं, तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी पूरे देश में जो संघर्ष है वो सीधा संघर्ष कर रही है और जनहित के मुद्दे पर कर रही है। और जब जनहित के मुद्दे जब सरकार छोड़ दे, जो सरकार अपने किए गए वादों को भूल जाए, जो सरकार एक सर्विस प्रोवाइडर के तरह काम करने का जो भावना लेकर के लोगों से वोट लिया, तो इस तरह का घोषणा चुनावी वर्ष में जिसकी आपने चर्चा की, वो दर्शाती है कि आपने विगत 20 वर्षों में और केंद्र में 11 वर्षों में आपने कोई भी सर्विस प्रोवाइडर के रूप में आप जनहित के मुद्दे, रोजगार, पलायन, नौकरी और इंडस्ट्रीज का अवसर यदि आप नहीं दिए हैं तो इस तरह का आपको घोषणा करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि घोषणा गलत है या सही है, लेकिन आखिर इस तरह का घोषणा का जो सरकार सत्ता में 20 साल रही है, वो सरकार के लिए इस तरह का स्कीम लाना चुनावी वर्ष में 2 महीने पहले, तो आप 20 वर्ष क्यों नहीं किए? तो 20 वर्ष पहले से यदि आप करते और जिस परिवार के आप पैसे से मदद कर रहे हो, तो 365 दिन का 1 साल होता है, ठीक है। अब इनटू आप 20 कर लो, 20 ईयर, तो वो आज तो आर्थिक रूप से सबल हो जाते, गरीबी रेखा से बाहर हो जाते, उनको मनरेगा में काम नहीं करना पड़ता, उनको दिहाड़ी नहीं करना पड़ता, उनको भवनों में जो दिल्ली मुंबई में जो राजमिस्त्री के काम करते हैं, जो लोग बालू और गिट्टी ढोलाई कर करके भवन बनाते हैं, तो ये सब तो बाहर नहीं जाना था, बड़ी मदद होती। तो ये चुनावी वर्ष में इस तरह का एजेंडे पर जनता सारी बातें महसूस करती है कि जो सरकार यदि इस तरह के बातें की है तो इनके मतलब ये अपने कार्यकाल में जनहित के मुद्दे को उन्होंने नहीं किया, इसलिए ये सहारा लेना पड़ रहा है। तो आप ये समझ रहे हैं कि जनता इन चीज जो आप कह रहे हैं, जनता इस बात को समझती है या फिर वाकई में हालात थोड़े से चुनौतीपूर्ण तो हो गए हैं
चूंकि एक फ्री वाला कल्चर जानते हैं हमारी कंट्री में चलता है, लोगों को योजनाएं, पैसे, रुपए फ्री में मिलते हैं, तो आप लोग जो हैं थोड़ा सा अपना मन बदल देते हैं, मूड बदल देते हैं। कई लोग जगह तो लोग पैसे देके वोट खरीद भी लेते हैं। देखिए, ये जनता पे इस तरह का सवालों का जवाब देना, जो सवाल आप कर रहे हैं वो सवाल जनता को कटघरे में खड़े करने वाली नहीं है। जनता भावनात्मक रूप पर, और बिहार में कि जनता जागरूक है, हर बात को समझती है कि इस तरह के स्कीमें चुनावी वर्ष में आए हैं, पहले क्यों नहीं आए हैं। तो जनता यहाँ समझदार है और जनता सब कुछ समझती है। हम इतना ही कहेंगे कि सरकार से यहाँ की जनता उब चुकी है और विकल्प ढूंढ रही है, और विकल्प में इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन में अपना जो है विकल्प देख रही है। इसलिए आपका पहला सवाल जो था कि आप कहाँ पाते हैं, तो मेरा उसका जवाब है कि इंडिया गठबंधन पूरी ताकत से विकल्प के रूप में खड़ी है सामने वाले वर्तमान सरकार के सामने, और कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से अपने आप को रिवाइवल किया है, और उस रिवाइवल के फायदा इंडिया गठबंधन को होने वाला है। हर चुनाव में एक दौर आता है, टिकट बंटवारे का दौर होता है, सीट बंटवारे का दौर होता है, जोर शोर से प्रचार अभियान का दौर होता है। ये जो अभी दौर चल रहा है, ये सीट बंटवारे का दौर चल रहा है। सीट किसको कितनी सीट मिलेगी, इस पर बड़ी चर्चा हो रही है। तो कांग्रेस इस बार कितने सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है? देखिए, यदि पूरे देश में 90 के बाद का जो दौर रहा, 90 के पहले हम बहुमत के सरकार में कांग्रेस पूरे देश में रही, लेकिन इंडिया में पूरे देश में एक बदलाव जनता चाहे कि चलिए ठीक है, हम रीजनल पार्टियों को मौका देना चाहिए। लेकिन बदलाव जो है जनता का मूड है, जनता चाहती थी कि विकल्प के रूप में हो, लेकिन जो परिस्थितियां बदली, रीजनल पार्टियां के बाद फिर राष्ट्रीय पार्टियां अपनी अपनी दम पर अपना ताकत दिखा रही है, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी 2024 के चुनाव में जो है अपना ताकत दिखाई। विपक्ष के रूप में आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो संसद के अंदर अपनी प्रेजेंटेशन दी। आप बात कर रहे हैं गठबंधन का, तो दल चाहे कोई भी हो, यदि आप गठबंधन में हैं तो एक बड़ी परिवार के साथ आपको बैठ करके फैसले लेने होते हैं, और जब आप बड़े फैसले लेने होते हैं तो उसमें सभी के प्रतिष्ठा का, सभी के भावना का, साथ ही साथ जनता का भावना का भी इम्पैक्ट होता है। इसलिए देर हो सकती है, ये किसी के लिए है, हमारे लिए नहीं है। आप सामने वाले एनडीए गठबंधन को भी देखेंगे तो उनका भी कोई तय नहीं हुआ है। ये अलग बात है कि हम आपके साथ बैठे हैं तो सवाल तो आप हमसे करिएगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि हम लोग हर एक मुद्दे पर, उसमें सीट शेयरिंग प्रथम प्राथमिकता है, और ये जरूर है कि जब हम 10 के साथ फैसले लेते हैं तो एक बड़ी चुनौती रहती है, सबके रिश्ते को देखना, सबको सम्मान को देखना। लेकिन अकेले यदि हम आप हैं और अकेले फैसला लेना है तो केवल अपना पार्टी स्तर पर आंतरिक लोकतंत्र के तहत आप डिसीजन लेते हैं। देर होना कोई असंतोष नहीं है। देर से लिए गए फैसले अच्छे होते हैं, फूल प्रूफ होते हैं। इसलिए देर से हम लोग चिंतित नहीं हैं। हम लोग चिंतित इस बात से है कि हम सीट शेयरिंग सभी दलों को साथ लेकर के सम्मानजनक सीटों पर अपनी समझौता करें। पिछली बार 70 सीटों पे आप चुनाव लड़े थे, इस बार कितने सीटों पे लड़ने की तैयारी है? देखिए, सीट का फैसला
हमारे केंद्रीय नेतृत्व और संख्या पर लेते हैं, हम लोगों को गाइडेंस होता है। लेकिन हमने क्या कहा कि यदि हम पूरे गठबंधन के साथ बैठते हैं तो हर मुद्दे पर हम बात करते हैं और एक कंक्रीट रिजल्ट आने वाला समय में आपको सामने दिखेगा। नंबर, कोई भी व्यक्ति आज के ये नहीं कह सकता है कि नंबर का लड़ाई है। हमारे गठबंधन में नंबर की लड़ाई नहीं है। हमारे गठबंधन में है कि यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर का है, गुंडा राज है, जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी में जो है भ्रष्टाचार की लड़ाई जो है बढ़ी है, जिस तरह से अभी जमीन सर्वे में मैं देख रहा हूँ कि जिनकी जमीन सर्वे में सारे डॉक्यूमेंट जमा किए, उसके पहले उनके पास जो कागज थे एकदम सब तरह से कंप्लीट थे, उन्होंने एक सर्वे में अपना बातें अंकित करने के सरकार का निर्देशन पर किया। आज उनकी ही कागज बिगड़ चुकी है। जो कागज सही थे वही कागज बिगड़ गई है। किसी का जमाबंदी गायब, किसी का रकबा गायब, किसी का जो है, आप बिहार के हैं, आप पता करिएगा, 90% लोग कहेंगे कि हमारा तो इस बार गड़बड़ हो गया। किसी के थाना नंबर गड़बड़ हो गया, किसी के खाता खेसरा गड़बड़ हो गया, किसी के 0 डिसमिल दिख रहा है, कोई के तहस नहस कर दिया। और ये इसलिए किया गया है कि इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होगा और शुरू भी हो गई है। आप चले जाइए ग्राउंड जीरो पर, हम 2-4 नाम दे देंगे। परिमार्जन में आप खुद पत्रकार बन के नहीं जाइए और जाइए कि सुधार करना है, अभी सुधार का तिथि तय है। आप ठग के छोड़ के भाग आइएगा। हर टेबल पर आपको भ्रष्टाचारी लोग बैठे मिलेंगे। तो आखिर ये सरकार को कंट्रोल कौन कर रहा है? तो इसलिए जनता उब चुकी है, जनता थक चुकी है, जनता विकल्प ढूंढ रही है और विकल्प के रूप में कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के तमाम लोग, हम लोग खड़े हैं। लेकिन आपके पास प्रदेश कांग्रेस की कमान है, मन में आपने आंकड़ा सेट कर लिया होगा कि भाई इस बार हमको कितनी सीटों पे चुनाव लड़ना है। सीट भी आपने लगभग आपने निर्धारित कर लिया होगा और जब बैठकें होती होंगी आप कागज लेकर पहुंच जाते होंगे, तो आप जानते हैं कि आपको कितनी सीट चाहिए, तो आप कितने की डिमांड कर रहे हैं? आप एकदम जितनी भी बात किए वो सब मैं स्वीकारता हूं, लेकिन नंबर तो बताना उचित नहीं है। अच्छा ठीक है, एक चीज जो लोग बात कर रहे हैं कि इस बार आकलन लोगों का है, उनका यह कहना है कि कांग्रेस पिछली बार 70 सीटों पे चुनाव लड़ी थी। इस बार कांग्रेस का फोकस ज्यादा सीटों पे लड़ना नहीं है, भले ही हम 55 पे लड़े, 50 पे लड़े, लेकिन 50 में से 45 जीते। अब ये आपका क्या सूत्र है वो तो नहीं है, लेकिन हम जब बैठते हैं तो इस तरह के मुद्दे पर तो हम लोग बात नहीं करते। हम लोग जो भी सवाल है मैं उसको खारिज नहीं कह रहा हूं, लेकिन इतना जरूर है कि जो सवाल आपका है वो हमें हमारे सवाल से मैच नहीं खा रहा है। क्या तैयारी है? अब कुछ तो आपने निर्धारित किया होगा। मन में निर्धारित है, मन में जो है सम्मानजनक सीटों का समझौता सबके लिए हो, पार्टिकुलर कांग्रेस पार्टी के लिए ही नहीं हो। लेकिन सबको ये भी समझना होगा कि सीट के चुनौतियों के पीछे हम लोग को सम्मानजनक तरीका से आगे बढ़ना है और हम लोग बढ़ चुके हैं। आने वाला समय में कोई भी व्यक्ति वाली पार्टी इसको रिस्पेक्ट करेगा, वो आपको दिखाई देगा। कांग्रेस इस बार के एकदम फ्रंट फुट पे खेल रही है, क्योंकि पिछले कुछ समय में हमने देखा कि कांग्रेस के अंदर किसे कौन सी सीट दी जाए, किसे टिकट दिया जाए, ये तय भी आरजेडी की दफ्तर से होता था, लालू यादव तय करते थे। अब आपने कमान संभाला है। हम उदाहरण के तौर पे लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव ने अपनी पूरी पार्टी आपकी पार्टी में शामिल कर दी अपनी, लेकिन फिर भी पूर्णिया से उनको आप टिकट नहीं दे पाए। इस बार क्या है? इस बार किसी के दबाव में है या फिर देखिए, हमारे परिवार 1962 से कांग्रेस में, मेरे पिता श्री दिलकेश्वर राम जी पूर्व मंत्री, 4 टर्म एमएलए मिनिस्टर्स रहे।
हम लोग दूसरे पीढ़ी के हैं, 2 बार एमएलए रहे। हम जानते हैं कि हमारी पार्टी को, अब हमारी पार्टी को किस लेवल, हम जमीन पर काम करते हैं। और ये बात सच है कि कुछ ही काम अभी हम कर पाए। हमारी अवधि मात्र 6 महीना से भी कम का है और हम पूरे ताकत से पार्टी को खड़ा करने में लगे हुए हैं। और ये भी बात सही है कि हमारा फैसला हमारा होगा, कांग्रेस का फैसला कांग्रेस का होगा, हमारा फैसला जो है हमारे हाई कमान लेगा, उनके फैसले को निर्देशन पर होगा। लेकिन ये बात सच है और स्पष्ट है कि मैं कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी के सभी सम्मानित लीडर का ही अपना फैसला होगा। हम दूसरे के फैसले को अपने ऊपर थोपने नहीं देंगे। ये अलग बात है कि ये मीडिया में इस तरह की बातें चलती है, लेकिन ये चीज़ मैं नहीं जानता हूँ। उस समय के, अभी के समय में सब भी कांग्रेसी लोग रहे हैं। सब समय पर अलग अलग वेरिएशन होता है उस समय के डिमांड के अनुसार। लेकिन इतना जरूर कह दूं कि कांग्रेस के फैसला कांग्रेस का ही फैसला होगा। हम किसी के फैसले को कांग्रेस के ऊपर थोपने नहीं देंगे। पप्पू यादव अब पूर्णतः कांग्रेसी हो गए हैं या फिर अभी भी आपके कार्यकर्ताओं के मन में थोड़ी सी खटास है? नहीं, देखिए, पप्पू यादव जी कांग्रेस पार्टी को ताकत देना चाहते हैं। अब ऐसे समझिए, यदि इस कमरे में हम 4 आदमी बैठे हैं और चारों चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो, और 5वां व्यक्ति आकर के भी, 4था व्यक्ति भी आकर के कहता है कि नहीं, हम भी कांग्रेस पार्टी को ताकत देना चाहते हैं, हम भले ही हमें कुछ दो या ना दो, तो ऐसे व्यक्ति के लिए आप क्या दरवाजा बंद कर देंगे या दरवाजा बंद हो जानी चाहिए? हम यदि राजनीतिक पार्टी हैं तो मेरा कोई मदद करना चाहता है तो इसमें कोई बिखराव की बात नहीं है, कोई आपत्ति की बात नहीं है, मदद लेना चाहिए। और यदि किसी को मदद करने से थोड़ा भी हमको फायदा होता है तो इंडिया गठबंधन को फायदा होता है। अकेले कांग्रेस के फायदे की बात नहीं है। यदि हम आपके समूह के साथ हैं तो हम मजबूत, मतलब आप मजबूत। मदद सिर्फ लेना चाहते हैं या फिर उनको अपनाना भी चाहते हैं? कुछ अंतर महसूस हो रहा है। पिछली बार हमने देखा कि कई बार उन्हें रथ पे जगह नहीं मिली, कई बार मंच से नीचे बैठे बेचारे बैठे रहे। आप तो लोग पूछने लगे कि भाई ये कांग्रेस पार्टी में गए, पूर्णिया से भी टिकट नहीं मिल पाया, तो लोग कांग्रेस में इन्होंने भाई अपनी पूरी पार्टी दे दी, लेकिन कांग्रेस अभी उनको अपना नहीं पा रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में तरह तरह का है। जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं वो बिल्कुल लेमैन आदमी है। वो कहीं बैठ सकते हैं, कहीं उठ सकते हैं, उनमें जरा सा भी है। भीड़ में जिस रथ की बात कर रहे हैं उसमें 1.5 मिनट हम भी नहीं चढ़ सके थे, तो एकरा मतलब थोड़े है कि हमारा अपमान हो गया, ठीक है। और भीड़ में किसी कारण से हम यदि वहां तक नहीं पहुंच पाए तो ये अलग है। लेकिन जो व्यक्ति के चर्चा कर रहे हैं कि उनको मौका ना मिला, उन्होंने कभी विरोध में बोला कि मुझे चढ़े नहीं दिया गया? कभी वो इस बात का चर्चा उन्होंने मीडिया में की कि मुझे अवसर नहीं मिला गया, हटा दिया गया, भगा दिया गया, गिरा दिया गया? ऐसा तो कभी आया? जब आपने पूर्णिया से उनको टिकट नहीं दिया था तब उनका मन दुखी तो था, और उनकी बातों से, उनके बॉडी लैंग्वेज से ये जाहिर हो रहा था कि वो थोड़े से उदास हैं। देखिए, ये पुरानी बात है। हमारे ऊपर कई बार कई तरह के दायित्व का निर्वहन करना पड़ता है। इसमें जरा सा भी कहीं भी हम लोग ये सब बातें नहीं सोचते। काम करने में जो है, लोगों को मदद करने में कहाँ किसी को है, हम लोग तो मदद करने वाले लोग हैं। लेकिन जिस डायरेक्शन के तरफ आप ले जा रहे हैं वो डायरेक्शन आपके लिए सवाल हो सकता है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के लिए और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए कोई बड़ा सवाल नहीं था। आज हम लोग
बढ़िया से काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को खड़ा कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को लोगों में चर्चा में ला रहे हैं, कांग्रेस पार्टी मीडिया में भी चर्चा में आई है। तो ये मेरे लिए सुखद और गौरव का विषय है। बिहार के जो युवा हैं, इस बार चुनाव में क्या युवाओं की कुछ भूमिका दिखेगी? कन्हैया कुमार जो कि बिहार के युवा हैं, युवा नेता हैं, उनको दिल्ली से आपने चुनाव लड़वा दिया, बिहार में मौका दीजिए। उम्मीद करते कि आप नए पीसीसी चीफ बने, तो देखिए इस पर ध्यान देंगे आप? ये फैसला कन्हैया कुमार जी को लेना है, चूंकि विशुद्ध रूप से कन्हैया जी इस पर फैसला लेंगे। इस फैसले के लिए जो भी वो फैसला लेंगे, फैसला तो आपको लेना, कहना है, आदेश देना है कन्हैया जी आप जाइए यहाँ से चुनाव लड़िए बिहार में। देखिए वो तो सिर्फ मन बना सकते हैं, फैसला तो आप ही लेंगे ना। मैं तो चुनाव कुटुंबा से लड़ता हूँ, 2 बार लड़ा, मेरे पिता भी लड़े, तो मेरा मन है कि कुटुंबे लड़े। तो मैं पार्टी को बोलता हूँ कि भाई मैं कुटुंबे से ही लड़ूंगा या कुटुंबे से टिकट चाहूंगा। तो ये अपने ऊपर है, और हर परीक्षार्थी, चाहे वो साइंस का हो, आर्ट्स का हो, चाहे वो उम्मीदवार हो, वो अपना फैसला करता है कि हमको कौन सी सब्जेक्ट पर और कौन सी पद वाली हमको नौकरी लेना है, उस तो स्टूडेंट का फैसला होता है। इसलिए उनकी फैसला है। कन्हैया कुमार जी अच्छे ओरिएटर हैं, पार्टी जो है उनको सम्मान दे रही है, पार्टी के लिए वो भी समय देते हैं, तो ये उनकी फैसला होगा। और जिस दिन हम लोग को बताएंगे कि हमारा फैसला ये है, हम लोग खड़े हैं। बक्सर में जब एक आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की सभा होती है तो कुर्सियां थोड़ी खाली रहती हैं, तो आपने कार्रवाई करके वहाँ के जिलाध्यक्ष को हटाया था। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई क्या इस बार जो है, जो वहाँ के विधायक जी हैं, मुन्ना तिवारी, विश्वनाथ राम, क्या इनके ऊपर भी कुछ गाज गिर सकती है? आशंकाओं का दौर चल रहा है। देखिए ये मीडिया का डिस्कशन का विषय नहीं है। हम आंतरिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र का मामला है। हम लोग लोकतांत्रिक तरीका से अपने फैसले लेते हैं। जो भी फैसला लेता है हाईकमान लेता है, और उनके नेतृत्व में कई कमेटियां हैं वो लेता है। जो कमेटियां फैसला लेगा वो है। लेकिन जो सवाल है आपका, ये सवाल जो है कहाँ से उड़ी, कैसे उड़ी, हमको नहीं पता आपका सूत्र। सिटिंग लेकिन सिटिंग एमएलए को चिंता करने की कोई जरूरत है कि मतलब वो अपना टिकट कंफर्म समझे? नहीं, अभी तो हम लोग सीट शेयरिंग पर आगे बढ़ रहे हैं। सीट शेयरिंग में सिटिंग एमएलए भी शामिल रहते हैं कि भाई उनका भी क्या है। इस विषय पर जब सीट शेयरिंग पूरी हो जाएगी तो सारे फैसले आपको दिखने लगेंगे। आपने कहा कि जनता एक विकल्प के तौर पर आपको देख रही है। एक और नया नेताजी आए हैं, नए नए नेताजी बने हैं, पहले कुछ और काम करते थे, अब राजनीति में उन्होंने कदम रखा है। अब वो कह रहे हैं कि मैं जो हूँ तीसरा विकल्प हूँ, जनता ने दोनों को देख लिया है, अब जनता मुझे देखेगी। प्रशांत किशोर की बात कर रहा हूँ मैं। आप उनको कहाँ पाते हैं बिहार की राजनीति में? किस तरीके से देखते हैं? उनकी बातें आप जब सुनते हैं तो आपको कैसा अनुभव होता है? देखिए मैं इतना ही कहूँगा कि सभी राजनीतिक पार्टियां अपना अपना प्रयास करती है। मौका देना ना देना जनता देती है। मैं ये कैसे बता सकता हूं कि कौन कहां और किस लेवल पर है, ये जनता चुनाव में बता देगी। सामने जब आप किसी टीम से मैच खेलते हैं तो आकलन करते हैं ना कि उनके यहाँ कितने बॉलर हैं, कितने बैट्समैन हैं, कैसी टीम कितनी मजबूत है, कि कैसी कितनी कमजोर है। तो थोड़ा सा आकलन तो आप भी देखते होंगे, क्योंकि आप राजनेता हैं और भी राजनेताओं को देखते होंगे। पीके को देखकर कैसा लगता है आपको? देखिए पीके जी का आकलन पीके बता सकते हैं। वो अच्छे इलेक्शन मैनेजमेंट करता है और मैं साधारण खर्च करता हूँ, तो वो उनसे पूछिएगा किस लेवल पर है, बाकी तो जनता फैसला करेगा। एक दौर था जब बिहार में कांग्रेस की सरकार थी, आपका ही दौर था उस समय। आपका जब ये दौर खत्म हुआ, उसको खत्म करने वाले लालू यादव ही थे, उसके बाद वो मुख्यमंत्री बनते हैं। अब आप लोग लालू यादव के साथ मिलकर, उनकी पार्टी के साथ मिलकर आप चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये दलों का मिलन है या दिलों का भी मिलन है? देखिए कोई भी फैसला, हम राजनीतिक पार्टी हैं, पहले भी मैंने कहा हमारा फैसला कोई दूसरा नहीं लेता। चुनाव जिताने का और हराने का अधिकार केवल जनता को है और वोटर को है। यदि आज देश के जनता
चाहती है कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष में रहे देश में, तो मौका दिया विपक्ष में रखने का, और हम लोगों ने स्वागत किया। आज जनता ने आदरणीय राहुल गांधी जी के जो है ऐसे नेता को एलओपी बनाने का अवसर दिया, और जनता ने मैंडेट दिया कि राहुल गांधी जो हैं पूरे देश के लड़ाई एकमात्र बीजेपी के से लड़ सकते हैं। जिस तरह से राहुल गांधी जी ने वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के बिहार में बनाई, जिस तरह से जीएसटी पर उन्होंने अपनी पक्ष रखी, जिस तरह से सिंदूर वार की भी चर्चा की, जिस तरह से कोरोना काल में उन्होंने बातें कही, जिस तरह से नोटबंदी पर राहुल गांधी जी ने बातें कही, आज देश उसको दंश को झेला है। और तब भी जनता ने डिसाइड किया कि नहीं, एक आज के बाद नेक्स्ट इलेक्शन जो हुआ, जिसकी अभी विपक्ष में है, जनता ने कहा कि नहीं, अब विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, और नहीं तो ये सरकार निरंकुश हो जाएगी। और आज राहुल गांधी जी को जिस तरह से जनता ने विपक्ष में बैठाया है, और बखूबी विपक्ष में रह करके जनहित के मुद्दों को उन्होंने उठाया है। आरजेडी के साथ दिल मिले हैं आपके, कि दलों का मिलन है? देखिए, हम पूरे देश के स्तर पर आप आंकड़ा निकालें और समय और तिथि देखें तो हम लोग सबसे पुराने और अलायंस पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस। ठीक, सब हमारा उनकी पार्टनरी सब में इधर उधर हुआ, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन में आप कभी भी नहीं देखे होंगे कि लैक ऑफ कोई डिफरेंस आया है। ठीक है, हर पार्टियां अपना विस्तार चाहती है, मैं भी अपना विस्तार चाहूँगा, लेकिन यदि सबसे पुरानी दोस्ताना की बात करें तो हमारा उनका है। आपने कहा कि जनता ने कहा कि आप विपक्ष में बैठिए। तेजस्वी यादव भी कहते क्या हैं जनता के सामने, पब्लिकली मानते हैं ये बात कि राहुल गांधी भारत के अगले प्रधानमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, साफ क्लियर कहते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, कहीं कुछ शंका नहीं है। लेकिन राहुल गांधी क्यों नहीं मानते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होंगे? देखिए, हमेशा इन सवालों के उलझन में जो है आप लोग डालते हैं। ये स्पष्ट है कि हम इंडिया गठबंधन के लोग वर्तमान सरकार को सत्ता से बाहर करेंगे। हमारी वो चुनौतियां हैं, बाकी सब हम लोग मिल बैठ करके देख लेंगे। अच्छा, कहीं कांग्रेस ये भी मानती है क्या कि बिहार चुनाव अगर हम बगैर किसी चेहरे के लड़े तो उसका हमें फायदा मिलेगा, इसलिए आप लोग मुख्यमंत्री के दावेदार के नाम का ऐलान नहीं कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कहीं? देखिए, कांग्रेस पार्टी कहीं भी किसी चेहरे को आगे करके नहीं लड़ती है। आप देख लें, हम अपने पार्टी के परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं। कभी यही मैं जाना, क्या तेजस्वी का नाम स्वीकार नहीं करने के पीछे यही वजह है क्या? आप इसे लिंक नहीं कर सकते। मैंने कहा हर पार्टी के अपना अपना सोच है, और जो भी फैसले हमारे केंद्रीय नेतृत्व आंतरिक लोकतांत्रिक पद्धति से जो लेते हैं वो विषय अलग है। लेकिन हमारे दल में यदि इस तरह का प्रोजेक्शन किसी को इलेक्शन के बिफोर आया है तो आप बताएं, हम अपने दल की बात कर रहे हैं। लेकिन आपकी तारीफ करनी पड़ेगी राजेश जी कि ऐसे दौर में जब कहा गया था कि कांग्रेस किसी के दबाव में निर्णय लेती है, आपने जब से कमान संभाली है, पार्टी अपने स्टैंड पे चल रही है, और आपने राहुल गांधी की बड़ी यात्रा करवाई। राहुल गांधी से आपने एक लंबा वक्त भी बिताया बिहार में, क्या कुछ आपने महसूस किया? देखिए, राहुल गांधी जी से मैं बहुत ही एक साधारण कार्यकर्ता की तरह रहने वाले व्यक्ति हैं। मैं उनके साथ घंटों बिताया। देश चाहे जितना भी कह ले उनके बारे में, लेकिन आज के समय के दौर के इतनी साधारण व्यक्ति मैंने आज तक लाइफ में नहीं देखे। मेरे पिता भी बहुत गांधीवादी नेता थे, और कभी कभी मैं अपने जब उनके साथ रहा तो मैं अपने पिता के छवि के तौर पे देख रहा हूँ। अच्छा, वो है माथी पर, इसलिए कि कई चीज मेरे पिता जैसे उनको मिलता है। जैसे उनका क्या है कि जब बैठेंगे तो एक बार जब उनके गाड़ी में बैठिएगा तो पीछे मुड़ के देखेंगे कौन बैठा, कहाँ बैठा,
ठीक से बैठा नहीं बैठा, सबकी चिंता करते हैं। सबको चिंता करते हैं। आप जब गाड़ी से उतरेंगे तो 1 सेकंड 30 सेकंड के लिए रुक के देखेंगे, मुड़ के देखेंगे कि सारे लोग उतरे, ठीक हो भैया, कोई दिक्कत। तो ऐसा व्यक्ति वो है। दूसरी कि वो व्यक्ति को हम क्या कहें, बहुत ही सेंटिमेंट वाले व्यक्ति हैं दूसरे के प्रति, अपने प्रति नहीं। अपनी उनको बहुत चिंता नहीं है, लेकिन मैं सामने से मैं उनको देखा हूं। कई बार मैं गाड़ी से जीप से उतरता था तो पहले उतर जाते थे, वो पीछे से मैं उतरता था रुक जाते था, ऐसे हाथ बढ़ाते थे ये संभल के। तो ऐसे नेता के बारे में आप क्या कहिए, वो आज के डेट में राजनेता नहीं है, वो आम कॉमन व्यक्ति है और वो जन नेता है। और जन नेता इसलिए नहीं है, मैं उनके साथ बिताया हूं और मैं बताता हूं कि यदि उनके पास खाने का कोई चीज है तो पहला ऑफर आपका, और जितना लोग हैं पहले वो और तब मैं। ये है राहुल गांधी। और राहुल गांधी जी ने जिस तरह से मुझे सम्मान दिया है, हम समझते हैं कि पूरे बिहार को उन्होंने सम्मान दिया। एक आम वर्कर के तरह मैं भी रहा, वो भी रहते हैं। इसलिए उनके प्रति मेरे पास शब्द नहीं है, वो व्यक्ति क्या है। आपके पास तो पूरे बिहार की जिम्मेदारी है, ऐसे में भाजपा एनडीए ये भी सोच रही होगी कि इनका ध्यान तो पूरे प्रदेश पे है, इधर उधर घूम रहे हैं, इनको अपने विधानसभा सीट पे जो है समेट दिया जाए। तो उसके लिए आप कितना तैयार हैं, क्षेत्र में समय दे पाते हैं? ये बात तो आपने एकदम पक्की कही कि अब तक मैंने चुनाव लड़ने तक और जीतने तक का राजनीति को समझ पाया था। हम अपने पार्टी को अच्छी तरह से समझते थे, अपने वर्करों को भी समझते थे। लेकिन जब आप बड़े पद पर जाते हो तो लोगों का ईर्ष्या बढ़ता है, ये मैं फील कर रहा हूं। जो साथ होते हैं कभी कभी वो भी साथ नहीं होते। अच्छा। ये मैं निश्चित तौर से देख रहा हूं। और कई लोग हमारे क्षेत्र के तरफ भी डाइवर्ट हुए हैं, लेकिन मैं अपने जनता और अपने वोटर और अपने कार्यकर्ता कि पूरी तरह से मैं जानता हूं, कनेक्टेड है आप, पूरी तरह से मैं समझता हूं। और मेरे कार्यकर्ता हमसे शिकायत 1000 करेगा, लेकिन वोट देना होगा तो इधर उधर नहीं तक। ये मैं अपने कार्यकर्ता, और ये मेरे रिश्ते कुटुंबा विधानसभा से आज के रिश्ते नहीं है। 62 से हमारे पिताजी का नाम भले बदला है परसिमन में, लेकिन क्षेत्र का जो टोपोग्राफी है वो ऑलमोस्ट वही रहा है। तो 62 से लेकर के 89 तक 90 तक हमारे पिता प्रतिनिधित्व किया वहाँ पे। 73 के जो इमरजेंसी 73-74 में लगी थी, उस समय जब इंदिरा जी के साथ जेल गए थे, तो विगत 3 वर्ष तक हमारी कांग्रेस का सत्ता पूरे देश में नहीं था। उसी समय हमारे पिता हारे थे, जो इमरजेंसी के हवा के बाद का जो चुनाव था। उसके बाद से लगातार 4 टर्म और रहे, 2 टर्म हम रहे। तो एक एक व्यक्ति के मिजाज को मैं समझता हूँ। आपने कहा कि जब आदमी किसी बड़े पद पे जाता है तो जलने वालों की संख्या बढ़ जाती है, अपने होते हैं वो भी साथ छोड़ने लग जाते हैं। तो ये जलने वाले लोग अपने हैं या फिर किसी दूसरे दल के हैं? देखिए, हम तो ये जरूर कहेंगे कि हम जब 2 टर्म से विधानसभा में हैं तो हमको व्यक्तिगत तौर से सारे से इंटरेक्शन है और किसी से हमारा बेमनता नहीं है, और कभी भी हम व्यक्तिगत हमले में विश्वास नहीं करते। हम वैचारिक सिद्धांतिक तौर से हम विचारधारा से बंधे हुए लोग हैं। हमारी विचारधारा को यदि कोई घात करता है, प्रतिघात करता है, तो हम अपनी उसका उत्तर देते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन हम पर्सनल लेवल का राजनीति, और हमारे नेता राहुल गांधी जी खुद कहते हैं कि भैया पहले अपने तरफ देख करके दूसरे को सम्मान करते हुए राजनीति करनी चाहिए। और लग्जरी लाइफ जीने वाले हमारे नेता नहीं हैं, सिंपल और सीधे साधे लोग हैं। तो हम लोग
राजनीतिक मुद्दों पर आधारित प्रतिक्रिया पर प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन हम लोग व्यक्तिगत रूप से कहीं भी नहीं चाहते कि टकराव हो। चूंकि राजनीति में जब आप ऊंचाई पर जाते हैं तो दुश्मन भी उसी तरह के होते हैं, चाहे विपक्ष का एक अपना सोच होता है, शायद समय पर हम भी वही सोच सकते हैं। पार्टी में भी है? नहीं नहीं, हमारे पार्टी में तो देखिए है क्या, मेरे साथ एक बहुत बड़ा 2 प्लस पॉइंट है। पहला प्लस पॉइंट यह है कि जो बुजुर्ग हैं या तो मेरे चाचा के लेवल के हैं, चूंकि पिताजी के साथ काम किए हैं, कई ऐसे सीनियर हुए जो मेरे चाचा के समान है, मैं उनको चाचा बोलता हूं, तो उनको भतीजा से कोई दुश्मनी नहीं। उससे नेक्स्ट जनरेशन में आएंगे तो वो भाई के समान है, तो उन लोग के साथ काम किया हो तो सब मानता है कि अरे भाई मेरे हम लोग तो भाई जैसा है। और तीसरा जो है, जो हमसे कम उम्र के लोग हैं, उन लोग को लगता है कि भाई सेकेंड जनरेशन राहुल गांधी जी ने लीडर दिया है तो ये मेरे ही जैसा है। तो हमको ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और अभी के समय में जो आप लोग के मीडिया में चलता है गुटबाजी हुई है, किसी से पूछ लीजिए, किसी से बंद कमरे में पूछ लीजिए, कहीं भी आपको गुटबाजी और मेरा बारे में कंप्लेन नहीं आएगा। ये मेरी अपनी सोच है। ऐसे हो सकता है इंसान हूँ, हो सकता है कुछ हमसे भी गलतियां होती होगी, लेकिन मेरे तरफ से जानबूझ के गलतियां नहीं होगी, क्योंकि हम अपने पिता के आदर्श के साथ साथ राहुल गांधी जी के आदर्श को समझते हैं और उनकी भावना को भी हम समझते हैं। इसलिए 100 गलतियां दूसरे कर सके, लेकिन मेरे तरफ से कोशिश होगी कि सोच करके भी गलतियां ना हो और अनजाने में भी गलतियां ना हो। इस बार अगर आपके गठबंधन में ओवैसी जी रहते हैं तो थोड़ा फायदा और मिलता आपको, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से सीमांचल में उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई थी तो उसका कुछ फायदा मिलता, लेकिन इस है नहीं वो। देखिए वो अब उनकी दलगत बात है, अब क्या वो तो चाहते ही थे, आपने कहा क्या नहीं। क्या क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये तो आकलन करने का, विश्लेषण का विषय आपका है। हम लोग राजनीतिक तौर से अपनी समीकरण को देख करके अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़ते हैं। विपक्ष में बैठे लोग सत्ता के भूख में लड़ रहे हैं और हम जनता के वोटर के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, ये दोनों में अंतर है। कई बार क्या होता है कि पार्टी लोग, कोई दूसरी पार्टी कोई नेता होता है तो उसको देख ऐसा लगता है यार ये आदमी बड़ा बढ़िया है, बड़ा अच्छा आदमी है, भले ही वो दूसरी पार्टी में है, ये आदमी बड़ा बढ़िया है, पार्टी इसने गलत चुन ली है। तो कभी किसी नेता को देखकर आपको ऐसा लगा दूसरी पार्टी में, विपक्ष में कोई ऐसा नेता जो आपको बहुत पसंद आता हो? हर व्यक्ति के अपना अपना हिसाब से अपनी क्षमता होती है और हर व्यक्ति किसी भी दल के विचारधारा से स्वयं व्यक्तिगत रूप से जोड़ता है, तो उनको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? मतलब होता है ना कि राजेश राम जी जैसे आपको बीजेपी वाले भी कई पसंद करते होंगे, कहते हैं राजेश राम जी बड़ा अच्छे आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है, मिलते हैं तो बहुत अच्छे से बातचीत करते हैं, मेरा सारा काम करवा देते हैं, जनता से मिलते जुलते हैं, बस गलत पार्टी में चले गए। तो वैसे ऐसी वाली बात जो है किसी दूसरे दल के नेता को देख के आपको लगता है कि यार ये नेता बड़ा अच्छा है, बस पार्टी उसकी दूसरी है? हमने क्या कहा कि चॉइस उनकी है, तो उनकी गलत और सही के मैं कैसे कह सकता हूं? आप किसको पसंद करते हैं, किसी दूसरी पार्टी किसी नेता को? कोई है जैसे कई लोग आपकी पार्टी, दूसरे दल में कोई ऐसा नेता नहीं है जो आपको अच्छा लगता हो, ठीक ठाक लगता हो? देखिए एक जमाने में हम लोग बीजेपी में जो थे, वाजपेयी जी को हम लोग अच्छे मानते हैं और कांग्रेस पार्टी में भी हम लोग उनको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक विचारधारा थी। तो हम यदि व्यक्तिगत तौर से देखें तो वाजपेयी जी का एक अपना व्यक्तित्व था और वो व्यक्तित्व अपने जगह पर अच्छा था। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इतना समय दिया, हमने इतने सारे सवाल पूछे। अगर आप भी हमसे कुछ कहना चाहते हैं, जनता से कहना चाहते हैं तो सर स्वागत है। देखिए मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि अपना वोट भावना से नहीं करें, अपनी वोट का उपयोग
मुद्दों पर आधारित करें, क्योंकि वही मुद्दा आपको लोकतंत्र में मजबूती देगा। इसलिए किसी भावनात्मक भावना में बढ़कर आप वोट ना करें, मुद्दों पर आधारित वोट करें, अपने क्षेत्रीय मुद्दों को पहचान करके वोट करें, बिहार के मुद्दों को भी पहचान कर वोट करें और देश के मुद्दों को भी पहचान करके वोट करना चाहिए। मैं सभी जनता से यही अपील करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ बिहार कांग्रेस के मुखिया राजेश राम जी, जिनसे तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की। हमने इनसे सीट शेयरिंग से लेकर मुख्यमंत्री पद के दावेदार उम्मीदवार पर भी चर्चा की गई। तमाम सवाल पूछे, इन्होंने भी बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। आप इनके जवाब से कितना संतुष्ट हैं, हमारी ये बातचीत आपको कैसे लगी, इसके बारे में आप हमें जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। बाकी आप देखते रहिए एबीपी लाइव।